इस लिंक पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी आपके साथ शीट भी शेयर हो जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मम्मा पिछली क्लास का थोड़ा रिवाइज करवा देना। ठीक है, वैसे पिछली क्लास का एक क्विक रिवीजन देते हैं। देखो पिछली क्लास में हमने बड़ी बेसिक सी बात की थी इलेक्ट्रिक चार्जेस की। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, चार्ज कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज बॉडी 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव न्यूट्रल एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव का मतलब एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल मतलब दोनों बैलेंस, सिंपल, ठीक है। फिर हमने क्या बात करी थी, चार्जिंग की मेथड्स की बात की थी। चार्जिंग 3 टाइप से कर सकते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन एंड व्हाट, कंडक्शन, फ्रिक्शन। कंडक्शन में कांटेक्ट होता है, दो बॉडीज को साथ में कांटेक्ट में रखा जाता है, टच किया जाता है एक दूसरे से, और तब उसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या, इनिशियल चार्ज जो होता है दोनों बॉडीज का, उसका सम डिवाइडेड बाय 2, वो इक्वली फाइनली दोनों बॉडीज पे आ जाता है। सपोज एक बॉडी क्यू चार्ज लेकर थी, एक 0 चार्ज लेके थी, तो जब हम बॉडीज को कांटेक्ट में रखेंगे उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। जब उन्हें अलग करेंगे तो दोनों बॉडीज पे Q/2 चार्ज होगा, और ऐसा जब होगा जब दोनों बॉडीज आइडेंटिकल होंगी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। इंडक्शन आपको मैंने बताया था वाया अर्थिंग और वाया नॉर्मल बॉडी, ठीक है। बाकी एक बार ना बेटा नोट्स पढ़ना, अगर तब भी डाउट होता है तो लेट मी नो, ठीक है, या फिर इस क्लास के बाद थोड़ा सा रुक जाना, तब हम इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डोंट वरी, मैं इस क्लास के एंड में करा दूंगी वो चीजें, ठीक है। आज हम कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, उसकी वेक्टर फॉर्म को पढ़ेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे, ठीक है। और इस ये जो चीजें हैं, एक मिनट, एक सेकंड, और ये जो फोर्सेस हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन कूलम्स लॉ के बाद हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे, एंड दैट टू रिलेटिव परमिटिविटी। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा स्पेशल और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, कूलम्स लॉ। बेटा आपने इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना, हाँ या ना बोलते चलना। यस मैम। जहां हमने नॉर्मल सी एक बात देखी थी कि अगर हमारे पास सिमिलर चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो रिपल्शन शो करते हैं। अगर हमारे पास अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तब वहां अट्रैक्शन होता है। इज दैट ओके? सिंपल है। यस मैम। तो कूलम्स लॉ भी इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस पर ही बात करता है, लेकिन वो इस बार अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन को बताता है। वो बताता है कि कितना अमाउंट, कितना फोर्स वो एक दूसरे पर लगा रहे हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर आई हैव 2 चार्जेस, हाँ देखो, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ठीक है। ये दोनों R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक। लेट्स से इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, बेटा रिपल्शन शो करेंगे, यानी कि Yes, चार्ज 1 है ये चार्ज 2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, चार्ज 2 चार्ज 1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। बेटा ये जो चार्ज 2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसको लिखते हैं F21, और इसको पढ़ते कैसे हैं, फोर्स ऑन चार्ज चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। वेरी गुड। सिमिलरली यहां पर आप लिखोगे F12, और बेटा इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। वेरी गुड, बेसिक बात थी, ठीक है। ओके, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो ये जो दो फोर्सेस आपने अभी देखी ना, F21 और F12, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, बट आपको पता है डायरेक्शन वाइज ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, राइट। ध्यान रखेंगे मैम जी आपने -2 क्यों लिखा है, फोर्स चार्ज -2? वो नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ ये, अरे तो वेक्टर शो कर रहा है ना कि अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, ये चीज शो हो रही है। इज दैट फाइन बेटा?
अब एक बात बताओ, ये जो चार्ज 2 है, ये चार्ज 1 पे तो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है ना? ये इस डायरेक्शन में भी लगा सकता है, इस डायरेक्शन में भी लगा सकता है, लेकिन मैंने आपको ये सारी तो नहीं पढ़ाई, मैंने सिर्फ आपको ये वाली बताई। ऐसा क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ में कूलम्स इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो फोर्सेस लग रही है ना, ये अलोंग द सेंटर लग रही है, अलोंग दैट लाइन विच इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, आप इस बात को यहां लिख लो। कहाँ लिखे? यही लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फोर्स acts along the line joining two charges. Is that okay? Yes. Along line joining the center of two charges, to be very clear. ठीक है, ये चीज हमको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, कूलम्स लॉ ने ना एक चीज को, मतलब कूलम्स ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि भाई मेरा जो लॉ है, मैं जो बातें बता रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लगेगा। किस पे लगेगा? पॉइंट चार्जेस पे। Point charge. पॉइंट चार्ज इज अ लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉइंट चार्ज इज अ लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। इज दैट फाइन? अब देखो कैसे लोकलाइज्ड, मतलब कि पॉइंट चार्ज एक ऐसा हो गया जो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में, एक छोटे से एरिया में काम कर रहा है। अब इसका मतलब ना, यूजुअली लोग समझ लेते हैं कि दिस कुड बी अ पॉइंट चार्ज बट दिस कैन नेवर बी अ पॉइंट चार्ज। यही समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट चार्ज होगा बट ये पॉइंट चार्ज नहीं होगा। इज दैट ट्रू? ऐसा लग रहा है आप लोगों को? यस मैम, ऐसा ही लग रहा है। हाँ, लेकिन हम ऐसा पॉइंट नहीं का होगा। मतलब क्या साइज से है? नहीं, मैं बता रही हूँ, पॉइंट का मतलब खाली साइज से नहीं है। यही एक कॉन्सेप्ट है जो समझ में आना चाहिए सबको, कि ये जो पॉइंट चार्ज, साइज इग्नोर किया जाता है ना, लेकिन क्या? मैम साइज शुड बी इग्नोर्ड ना। नहीं 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 नहीं, देखो मैं बता रही हूँ पॉइंट का मतलब क्या है। पॉइंट ना मैम दो डिस्टेंस पे चीजों भी के डिपेंड रिलेटिव करता है। काम करता है। एक करता है डायमेंशन के, सॉरी, एक करता है डिस्टेंस और साइज। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। कोई दो प्लेनेट जो बहुत दूर है एक दूसरे से, दे कुड बी पॉइंट मास फॉर ईच अदर। समझ रहे हो? ओके मैम। ये दो पॉइंट यहां पर है, ये, और एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां। These two systems could be come under point charge system. ये फैक्ट है। तो पॉइंट चार्ज डिस्टेंस और साइज के रिलेटिवली वर्क करेगा। इज दैट फाइन? यस। यस मैम। ठीक है। अब देखो, अब कूलम ने बोला क्या कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। जो दो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर। एक मिनट, कोई कुछ बोल रहा है। मैम आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या समझ में नहीं आया? प्रियंका बोलो बेटा, माइक ऑन करके फटाफट बोलो, क्या समझ? पॉइंट चार्ज। मैंने बोला पॉइंट चार्ज डिस्टेंस और साइज पे भी डिपेंड करते हैं। सपोज कोई बहुत मासिव चार्ज है लेकिन वो बहुत दूर है, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज की तरह काम कर सकते हैं, नो इश्यूज। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम ठीक है, डिस्टेंस और साइज पर वो डिपेंडेंट होती है। एग्जैक्टली, मैंने लिखा ना वहां पे, डिस्टेंस और साइज रिलेटिवली काम करते हैं ये चीजें। गुड, चलो, एक रिलेशन तो हमें ये दिया कूलम ने कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। दूसरा इन्होंने कहा कि जो फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ठीक, इन दोनों मैम लॉज को, हो गया। क्या बेटा? मैम ये तो वही मैम ग्रेविटेशन जैसा हो गया मैम, उसमें भी तो हम। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, अभी उसकी भी बात करेंगे। तो आप इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनता है, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिमूव करने के लिए वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कुछ के हमने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, दिस इज द कूलम्स फोर्स। अब एक चीज देखो, ये जो के हमने इंट्रोड्यूस करा है ना, इट इज अ कांस्टेंट, बिल्कुल सही, लेकिन इट इज अ कांस्टेंट विच इज मीडियम डिपेंडेंट।
ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और मैं यहाँ पे नॉट लगा रही हूँ। अब मैंने ये जो नॉट लगाया है इसका एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मैं यहाँ, जैसे मैंने बोला ना, ये मीडियम डिपेंडेंट है, तो फिलहाल कुछ टाइम के लिए मैं बात करूंगी वैक्यूम, या फिर आप इसे फ्री स्पेस भी बोल सकते हो। मैम आप कुछ लिख रहे हो? मैम आपकी तीन है। स्क्रीन स्टक हो गई है। ओके, कोई नहीं, आप लिसन टू मी। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अभी इस केस में क्योंकि मैंने यहाँ मीडियम फिक्स करा है, जस्ट थोड़े बहुत डिस्कशन के लिए मीडियम मैंने वैक्यूम रखा है, ठीक है। तो जब आप वैक्यूम की बात करोगे तो के का वैल्यू फिक्स्ड आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ के फॉर वैक्यूम। इज दैट फाइन? मैम एक बार फिर से बता। ओके, नो इश्यूज। देखो ध्यान से सुनो और समझो। मैंने बोला, एक मिनट को मैं आपका चैट और ऑन कर देती हूँ। देखो मैंने बोला, मतलब मैंने नहीं बोला, कूलम्ब्स ने बोला कि जो फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस, इट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज। Q1 × Q2 डायरेक्टली उस पर डिपेंड करता है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि दो चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेट रहता है। दो स्टेटमेंट समझ में आए मुझे? ये सुनो, ठीक है। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो आई गॉट द थर्ड इक्वेशन विच इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इज दैट फाइन? ओके मैम। ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा, जिसका मैंने नाम क्या रखा, के, ठीक। अभी जो के है ये कांस्टेंट तो है, लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम टू मीडियम ही चेंज होता रहेगा, समझ रहे हो? ओके मैम। अभी मैंने फॉर टाइम बिंग डिस्कशन के लिए ये माना कि मीडियम वैक्यूम है, दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो जीरो बनाया ना एप्सिलॉन के नीचे, उसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इज दैट फाइन? ये आप यूनिट्स ध्यान रखो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है यूनिट के ऊपर भी कि के का क्या यूनिट है। इज दैट ओके? मैम ये किसका वैल्यू है? 9 × 10⁻⁴। के का बेटा, के के आगे तो लिखा है k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसे कॉलम्स कांस्टेंट कहेंगे। यू कुड से इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब इसमें एक चीज देखो, जब ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर की, तो अगर मैं इनके बीच ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो वो ग्राफ किस तरीके का आएगा? मैम एक स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगी? नो मैम पैराबोलिक आएगी। हाँ, ऐसा कुछ आएगा जो कि मुझसे बन नहीं रहा है, वैसा कुछ आएगा। मैम अगर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो भी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। एग्जैक्टली। नहीं मैम सॉरी, ठीक है? मैं भूल गई। नहीं कोई इशू नहीं बेटा उसमें। इज दैट फाइन? ओके मैम। चलो देखो, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये बहुत यूजफुल चीज नहीं है, क्योंकि हम इसका क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, पहले बता रही हूँ मैं पढ़ाने से पहले। लेकिन ये पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो आपको क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ हर एस्पेक्ट बोल रहे हैं। अच्छा प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं, एक मिनट, लो फटाफट से आप लोग इसको नोट कर लो, कुछ भी आपको लिखना हो, ठीक है, मुझे बता देना जब हो जाए। मैम ये ग्राफ कूलम्स लॉ का है। बेटा ये वेरिएशन है फोर्स का डिस्टेंस के साथ। मैम हो गया। नो मैम प्लीज। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम अभी स्लाइड मत चेंज करो। ओके ओके। मैम हम कूलम्स लॉ को डिफाइन कैसे करें? डिफाइन करो कि इट इज एक्सप्रेसिंग द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, और फिर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी आप इनको वर्ड्स में लिख दो। आप पढ़ना, Also, देखो मैम- यही सब लिखा होगा। मैम इट अग्री विद द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन भी ना, कैसे? वो इक्वल फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। इक्वल एंड ऑपोजिट वाला।
हो गया क्या? चलूं मैं आगे? यस मैम। मैम ओके, जब हो जाए करे तो मुझे बता दिया करो, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस की यस मैम हो गया, चलो आगे। तो देखो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो है ना, ये बहुत यूजफुल नहीं है, क्योंकि आप फोर्स की डायरेक्शन तो दो चार्ज पे निकाल ही सकते हो ना। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, हमने निकाल लिया, हमको स्पेशली इसके लिए वेक्टर फॉर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट बोर्ड के हिसाब से इट कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, ठीक है? तो हम उसको एक बार देखते हैं, और बड़ा सिंपल सा है, स्टेप टू स्टेप वाइज, मतलब सुनते जाना, कहीं डाउट हो वहीं पूछना। देखो, ये चार्ज है Q1, this is the line which is joining the center of two charges, right? Q2, it is separated by distance r. There is a force here F21, right? And here we have F12. इतना डायग्राम क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब बेटा मैंने क्या करा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाया, और इसके लिए मैग्नीट्यूड क्यों लगाया? क्योंकि अभी मैं डायरेक्शन लेने वाली हूँ। डायरेक्शन के लिए। एक बात बताओ, हाँ एक बात बताओ, मैं Q1 से Q2 की तरफ चलूं तो ये डायरेक्शन आएगी, Q2 से Q1 की तरफ चलूं तो ये डायरेक्शन आएगी, और इन दोनों ही डायरेक्शंस का जो मैग्नीट्यूड है वो ये R है। ये बात सही है ना? यस मैम। कोई भी वेक्टर लिखते हैं तो हम फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट लिखते हैं, यानी कि जब मैं Q1 से Q2 की तरफ जा रही हूं तो फाइनल पॉइंट R2 होगा और इनिशियल पॉइंट R1 होगा। यस मैम, फाइनल पॉइंट इनिशियल माइनस। सिमिलरली जब आप इधर की तरफ आओगे तब यहाँ पर आप R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिखोगे। मैम स्क्रीन हैज बीन स्टक। ओके कोई नहीं, जस्ट लिसन टू मी, लिसन टू माय वर्ड्स, कि अगर मैं Q2 की तरफ से Q1 आऊंगी तो R1 माइनस R2 यही तो होगा वेक्टर। यस मैम। ठीक है, अब मुझे एक चीज और कंफर्म करके बताओ फटाफट से, जो मैं देखो यहाँ लिख रही हूँ और यहाँ दिख भी रहा है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू, एक मिनट रुकना, R2 माइनस R1 वेक्टर, ये भी R के बराबर, R1 माइनस R2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी R वेक्टर के बराबर है ना? यस दूसरे, मैम। राइट, ये चीज आपको मतलब कंफर्म है, चलो ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं। ठीक है, अब हम लिखते हैं फोर्स, कोई सी भी लिख लो, चलो पहले नॉर्मल लिखते हैं। नॉर्मल मुझे क्या पता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अभी तो मैग्नीट्यूड है, कोई नहीं, आप जस्ट सुनो, एक हमने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जो मैग्नीट्यूड फॉर्म हमने लिखा, जो हमें पता है वही हमने लिख दिया, लेकिन ये तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है। अब मुझे डायरेक्शन और चाहिए, कैसे इंट्रोड्यूस करूं डायरेक्शन? देखो आपने एक वेक्टर के लिए पढ़ा होगा कि कंप्लीट वेक्टर इस तरह से लिखा जाता है। मैम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं डायरेक्शन के लिए। यूनिट वेक्टर, एग्जैक्टली, एक कंप्लीट वेक्टर यूनिट वेक्टर से लिखा जाता है, राइट? यस मैम। वेक्टर ए लाइक दिस। अब मुझे अगर डायरेक्शन चाहिए तो मैं क्या करूं, कोई एक ऐसा वेक्टर उठाऊं जो फोर्स की डायरेक्शन में, इस फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा हो। कौन सा लग रहा है? मैम आर। देखो दो डायरेक्शन है, कौन सा वाला बताओ? F12 की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर? R1 माइनस R2। वेरी, तो मैं R1 माइनस R2 का डायरेक्शन निकाल लेती हूँ। कैसे निकालू? देखो यहाँ से A यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? वेक्टर A डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यस मैम। राइट? तो यहाँ आ जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। इज दैट ओके? ओके मैम। अब मुझे एक बात बताओ, K Q1 Q2, यहाँ पे क्या मैं R क्यूब लिख दूं? यस मैम। बोलो, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया ये वाली चीज, R1 माइनस R2 क्या है? R ही तो है, और यहाँ पे R स्क्वायर था तो एक और R आ गया, क्यूब आ गया, इसकी जगह भी R लिख सकते हैं। ये देखो मैम कंप्लीट में ये आ गई आपकी वेक्टर फॉर्म, ओके मैम। राइट? मैम अच्छा हाँ जी, मैम आई हैव आर स्क्वायर पे वेक्टर नहीं लगेगा? क्यों लगेगा R स्क्वायर पे? यहाँ पे मैग्नीट्यूड है ना, और ये जो K1 Q ये रखा है, ये भी तो बेटा मैग्नीट्यूड था ना। मैम सॉरी, क्यों vector मैग्नीट्यूड, आर स्क्वायर पे मैग्नीट्यूड। हाँ तो मैग्नीट्यूड, अरे वो तो बराबर होगी ना भैया, आप
ये था, इसका मतलब ये है, ठीक है, सिंपल, ठीक। ठीक है। अच्छा चलो, ये तो मैंने लिखा है F12, अब आप मुझे लिख के दिखाओ F21, फटाफट से सारे बताओ। मैम ये थोड़ा सा रिपीट कर दो। मैम ये हो बस जाएगा वेक्टर चेंज हो एक जाएगा। मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी जिसका आगे आंसर आ गया, रुको, जिसका आंसर आ गया 1 मिनट रुको, मैं अभी एक बार फिर से वेक्टर फॉर्म डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे F12 है, यहाँ पे F21 है, ये सारा डायग्राम मैंने पिछली बार एक्सप्लेन करा था, तो आई गेस ये आपको आता है। इसमें जो नई चीज थी, वो नई चीज ये थी कि ये जो R वेक्टर है, ठीक है, ये दो तरीके से हो सकता है, दो डायरेक्शन में हो सकता है। एक हो सकता है Q1 से Q2 की तरफ, और एक हो सकता है Q2 से Q1 की तरफ, ठीक है। दोनों ही सूरतों में मैग्नीट्यूड क्या होगा, R। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि मैग्नीट्यूड जब सेम है, तो ये वाली बात, ये वाला जो बॉक्स में चीज लिखी है, ये सबको समझ में आई ना? ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि आपको कूलम्स लॉ से मैग्नीट्यूड पता है, पिछले अभी जो हमने लॉ पढ़ा था, जो एक्सप्रेशन पढ़ी थी, उससे आपको मैग्नीट्यूड तो पता था, तो आप मैग्नीट्यूड लिख लो। अब हमें डायरेक्शन चाहिए, तो एक बात बताओ, इस फोर्स की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है? तो आपने देखा कि ये फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रही है, और ये जो एरो है ये भी इधर की तरफ ही है, यानी कि ये वाला वेक्टर फोर्स 1 2 की डायरेक्शन में है। तो बस मैंने इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिया। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकाल लिया मैंने यहाँ से, सिंपल। अब आपको पहले ही पता है कि R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड क्या है, वही R है, जो यहाँ पे R² ऑलरेडी है, तो एक R और लग गया तो R³ हो गया, और ऊपर ये चीज आ गई। इज दैट फाइन नाउ? यस मैम। ठीक है। अब F21 बताओ बेटा। मैम K इंटू Q1 इंटू R2 माइनस R1 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। गुड, सिंपल। यस मैम। तो ये हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थोड़ा डिफाइन कर दो, हमें समझ नहीं आया। क्या बेटा? मैम ये यहाँ से समझ नहीं आया, मैं मैग्नीट्यूड से। क्या चीज समझ में नहीं आई, ये बताओ मुझे। ये का यूनिट वेक्टर। आपको ये चीज पता है, ये वाली चीज? यस मैम। तो इसमें फिर क्या दिक्कत है? अगर हमें ये चीज पता है, तो आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन निकालना, ये डायरेक्शन बताता है। तो इसका वेक्टर कैसे निकालोगे? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो मैंने देखा कि F12 की डायरेक्शन में ये वेक्टर था, इसलिए मैंने इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मुझे यहाँ पे यूनिट वेक्टर मिल गया। ओके, ये जो यूनिट वेक्टर मिला है R1 माइनस R2 इज व्हाट, R। एक R और ऐड हो गया, यहाँ पे क्यूब हो गया, ठीक? यस मैम। प्रियांशी, ओके। नाउ कम टू द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। एक बार फिर से हम इसमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी जब मैंने पढ़ा था तो एक बच्चे ने पकड़ा था कि मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए आपने लिखवाया K Q1 Q2 बाय R², बट ये तो बहुत सिमिलर है ग्रेविटेशनल फील्ड के, जहां हमने क्या पढ़ा था, G M1 M2 डिवाइडेड बाय R²। अब इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, लेट्स डिस्कस दैट। मैम ये बोथ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। हाँ, पहले एक बार जरा बस मुझे लिखने दो, फिर बताना, मैं सारे पॉइंट सुनूंगी सबके। सिमिलैरिटीज हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली, ठीक है। लेट्स डिस्कस फर्स्ट पॉइंट। तो किसने बताया अभी, बोलो, वाली चीज किसने बताई थी? ठीक है, जो अभी जो एनोनिमस बच्चे ने बताया, ये बिल्कुल सही बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं। और कोई इनमें सिमिलैरिटी है? सर लाइन जॉइनिंग सेंटर। एग्जैक्टली, दोनों की दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस हैं। अगर मैं इनकी एक कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द इस क्राइटेरिया के देखूं कि इन विच लाइन दे आर एक्टिंग और इन विच डायरेक्शन दे आर एक्टिंग, सो बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग द लाइन that join the center of the whether the two charges or the two masses,
ठीक है, तो ऐसी फोर्सेस को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं जो सेंटर के अलोंग एक्ट करती हैं। तो दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस हैं। मैम कंजर्वेटिव फोर्स, वो हाँ वो भी बोल सकते, पर वो एक लाइक एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, तो अभी मैं उसको यूज नहीं कर रही। जब भी पढ़ेंगे तब हम वहां इनको एज एन एग्जाम्पल यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। डिफरेंस की बात करते हैं। मैम डिफरेंस क्या ये है? ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है नेचर में, लेकिन मैम जो कूलम फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव भी होता है। वेरी और गुड, कांस्टेंट भी अलग होता है इसका। वेरी गुड। मैम जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कांस्टेंट होता है, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। हाँ वो उसके कांस्टेंट पे बात आ गई, राइट। और ये सिर्फ अट्रैक्टिव होगा नेचर में। मैम दूसरी एफई, चीज क्या बेटा? मैम एफई इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होते हैं मैम, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। एग्जैक्टली। अब देखो ये जो k का वैल्यू है, दिस k इज अ मीडियम डिपेंडेंट टर्म, राइट। बट आप क्या पढ़ते हो जी कि ग्रेविटेशनल में आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज कांस्टेंट मैम ऑन यूनिवर्सल डायमेंशंस, ठीक है। सो इट्स अ यूनिवर्सल डायमेंशन कांस्टेंट, ये चेंज ही नहीं होगा। और दूसरी चीज ये एई एफई। Fe is electric force, ओके मैम। और हाँ मैम Fg is gravitational force। एफजी। ओके मैम। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 42 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इतनी ज्यादा बड़ी फोर्स है, यस मैम। ठीक है। इट्स अ वेरी बिग फोर्स। चले आगे। यस मैम। लेट्स डिस्कस व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो सबसे पहली लिमिटेशन तो बच्चे हमारे पास यही है कि कूलम्स लॉ एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए काम नहीं करता, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए काम करता है। इट डज नॉट कैलकुलेट हम इसको एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए यूज ही नहीं कर सकते। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और क्या बात है, एक चीज और है इसमें, पता है क्या है, कि अगर दोनों चार्जेस लेट्स से Q1 एंड Q2, इसमें अगर एक्सटेंडेड का क्या मतलब? क्या बेटा? एक्सटेंडेड चार्ज का क्या मतलब? मतलब जो लोकलाइज्ड नहीं है, जो पॉइंट चार्ज की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, वो एक्सटेंडेड चार्ज है। मैक्रोस्कोपिक चार्जेस। देखो मैक्रोस्कोपिक का मैंने आपको बताया, मैक्रोस्कोपिक सही वर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक सब्जेक्टिव टर्म आ गई। आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत सारा चार्ज पास पास रखा है, तो इट इज नॉट क्वालिफाइंग द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग एन पॉइंट चार्ज ना, तो ये हो गया एक्सटेंडेड चार्ज। अब देखो जैसे कॉन्टिन्यूस चार्ज जो सारी चीजें आ गई, तो उसमें तो एलिमेंटल उठा उठा के काम करना पड़ेगा। अगर Q1 Q2, सिंपल सी बात है, देखो दोनों ही एक मिनट रुको, एक मिनट। मैम Q1 और Q2 रेस्ट में चल सकते हैं बट मोशन में नहीं। लेकिन इसमें भी एक पंगा है, देखते हैं क्या। अगर दोनों ही रेस्ट में हैं तो कूलम्स लॉ वैलिड करता है। दोनों में से कोई एक रेस्ट में है, एक मूविंग है, तब भी वैलिड करता है। बट इन केस दोनों की दोनों मोशन में आ जाए, ठीक है, दोनों चार्जेस मोशन में आ जाए, तब कूलम्स लॉ वैलिड नहीं रहता। ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप बेटा। ये लाइक इसका क्यों आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है बिकॉज इट इज समथिंग विच इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। दूसरी थिंग अगर मैं लाइक सोचूं तो ये इलेक्ट्रोस्टैट की कंडीशन इनकी फुलफिल नहीं होगी ना, ये फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले करंट में पहुंच जाएंगे अगर दोनों चार्जेस मूव कर गए, तो इसलिए शायद इसको लगाना मतलब वैलिडिटी इसकी फेल हो जाती है।
मैम और आर भी चेंज हो जाता होगा ना? हाँ दैट, लेकिन वो तो क्या है कि आप कांस्टेंट रख सकते हो ना, दोनों को एक साथ स्पीड में एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाओ तो ये चीज बराबर रह सकती है, मतलब ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर दी टू लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। एक प्यारा सा रिपीट कर दो। देखो, इसमें सिंपल सी चीज है कि कूलम्ब्स लॉ की वैलिडिटी तभी तक है जब दो चार्जेस में से कोई एक चार्ज रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन बनाए हुए है। स्टैटिक मतलब चार्जेस एट रेस्ट। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं है तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक। ओके, लेट्स कम टू द एग्जांपल 1। ओके, ये क्या बोल रहा है, टू चार्जेस each equal to 2 mu coulomb are 0.5 meter apart. If both of them exist inside vacuum, then the force between them is, दो चार्जेस हैं 2 mu coulomb के 0.5 मीटर एक दूसरे से अपार्ट हैं और दोनों ही चार्जेस वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या फोर्स होगी उनके बीच, फटाफट से बताओ। वानी, आप क्या रिपीट करने बोल रहे थे, वो रिपीट हो गया क्या? ओके तुषार, ओके इसमें रेडियस 0.5 मीटर है। हाँ जी, तुषार, मनप्रीत ने आंसर दे दिया, रागिनी ने आंसर दिया, दैट्स गुड। मैम सी। ओके, स्नेहा का आंसर आया, अनुष्का का आंसर आया, बाकी बताओ जल्दी। मैम सी। क्या नाम है आपका बेटा? निक्की। विक्की, निक्की। निक्की, ओके। चलो, तो एक बार हम सॉल्व करते हैं साथ में, क्या होगा इसका आंसर। देखो यहां बोला गया है, हमें एक फॉर्मूला सिंपल सा पता है कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अभी वैक्यूम बोला है तो आई कैन यूज 9 इंटू 10 की पावर 9 वैल्यू ऑफ K, है ना। और Q1 Q2 मुझे दोनों ही कितने दिए हैं, 2 म्यू कूलम। बेटा म्यू कूलम को हमें कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। 0.5 मीटर मतलब 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4। सॉल्व कीजिएगा इसको, ये आ जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3 एंड 16 9s आर 144। मैम ए आंसर है इसका। नहीं बेटा, सी आंसर आएगा, देखो सी है मैम। हाँ सी आएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे सी आ रहा है? यस मैम एक बार फिर से बता दो। हाँ, क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा, एक बार मुझे बताओ। मैं ये हमने चार्ज ये कैसे ले लिया? ये देखो 2 म्यू कूलम दिया है ना, 2 म्यू कूलम। अब म्यू का मतलब क्या है, 10 की पावर -6 कूलम्स, तो ये आ गया चार्ज पूरा, ठीक है। मैम हाँ मैम जब हम म्यू कूलम को कूलम में बदलते हैं तो माइनस का 6 थोड़ी ना होता है, उधर तो 6 होता है ना। बेटा वो मेगा कूलम में होगा, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, म्यू का मतलब 10 की पावर -6 होता है। माइक्रो, मैम माइक्रो तो 10 की पावर -3 होगी, ये म्यू मतलब 10 की पावर -6, ये इतना छोटा है, लाइक कूलम से 10 की पावर -6 छोटा। अगर 10 की पावर 3 होता तो किलो होता, 10 की पावर 6 होता तो मेगा कूलम होता, समझ रहे हो? यस मैम। चलो लेट्स कम टू एग्जांपल नंबर 2। यहां बोला है कि two charges of equal magnitude and at a distance of r exert a force F on each other. If the charges are half
and distance between them is double, then the new force acting on each charge is. जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा. सिंपल सा क्वेश्चन है. मैम सी. मैम डी। मैम डी। ओके, चैट बॉक्स में अपने आंसर जल्दी से टाइप करके रखो, ठीक है. अब एक बार सबको जाने दो, देन वी विल डिस्कस. ओके, काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है. अनुष्का, अव्रत, वानी, नम्रता, तुषार, अवनीश ने भी आंसर दिया, राइट. ठीक है, चलो एक बार हम देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है. देखो, सबसे पहले ना आप ओरिजिनल फोर्स निकालो, और ओरिजिनल फोर्स आप देखो क्या आएगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. दोनों क्या बोले हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, राइट. डिस्टेंस आर पर है, एफ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. अब आपने जो चेंजेस करे हैं वो निकालो आप, नई फोर्स एफ प्राइम. एफ प्राइम के लिए बोला है कि आपने चार्जेस हाफ कर दिए. देखो, क्यू का भी क्यू बाई टू और दूसरे वाले क्यू का भी क्यू बाई टू, तो यानी कि एक एक्स्ट्रा फैक्टर आया 1/4 का, राइट. के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो आना ही है. बोलो, इजीली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. फिर बोला कि दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया. बेटा डिस्टेंस डबल कर दिया तो आर की जगह 2r रखोगे. जब 2r का स्क्वायर कराओगे तो आर स्क्वायर तो आएगा ही, लेकिन साथ में 4 का भी फैक्टर आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा. इज दैट फाइन? मैम एक बार दोबारा से समझाना. हाँ देखो, Yes, मैंने ये ma'am. बोला कि सबसे पहले तो आप ओरिजिनली निकाल लो, बिना कोई ऑल्टर करे जो फोर्स आ रही है. तो फोर्स आ रही है बिना कुछ ऑल्टर करे, इक्वल मैग्नीट्यूड और आर डिस्टेंस अपार्ट के लिए के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. सिंपल है. अब एक बात बताओ, आप चार्जेस हाफ करो, कुछ भी करो, तो वो क्यूब के मल्टीपल में तो चेंज होने वाला है. आपने हाफ किया तो क्यू का क्यू बाई टू हो जाएगा. क्यू तो फिर भी आ रहा है ना, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो आएगा ही. यस और नो? यस मैम. तो उसको आप साइड में क्लब करके लिख लो, वो ओरिजिनल जैसा दिख रहा है. अब उसके बाद जो जो फैक्टर ऑल्टर होता जा रहा है वो लिखते जाओ. तो पहले मुझे बोला कि मैंने चार्ज आधा कर दिया, यानी कि क्यू बाई टू कर दिया. तो जब इनको मैं प्रोडक्ट करूंगी तो क्यू स्क्वायर बाय 4 आएगा, इसलिए देखो आपको पहला 4 मिला मैम डिनोमिनेटर. यहाँ पे हमने 2 चार्ज क्यों नहीं लिया मैम, ये क्यू? बेटा 2 चार्ज लिए तो क्यू इंटू क्यू क्या होगा? मैम दोनों चार्ज सेम है. देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो पढ़ो, है ना. ओके मैम, समझ गया. ओके, मैम 4 ठीक का है. 4 से मल्टीप्लाई कैसे हो गया? क्या? मैम 4 का 4 से मल्टीप्लाई. हाँ अभी वो आते हैं ना. अब एक चीज तो ये दे रखी थी कि चार्ज हाफ कर दिए, दूसरी चीज क्या दे रखी थी, डिस्टेंस डबल कर दिया. तो जो डिस्टेंस पहले r था अब वो बढ़ के 2r हो गया होगा ना, और 2r का स्क्वायर क्या होता है, 4r स्क्वायर. तो देखो r स्क्वायर तो यहाँ आ गया, 4 बाहर आ गया. तो कुल मिला के ये जो पुरानी फोर्स थी उसके साथ 1/16 और आ गया. मैम ये समझा दो एक बार. देखो आपको क्या बोला गया कि चार्ज कर दी है हाफ, क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू, ठीक है, और डिस्टेंस कर दिया है डबल. तो यही तो लिखोगे. यस मैम. अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा. ये नहीं आएगा क्या? बोलो. यस मैम. नाउ आई एम. बस फिर ये आ गया ना, ठीक है. किसी और को कोई डाउट? थैंक्स मैम.
नहीं, ओके दैट्स गुड। और किसी को कोई डाउट है इस चीज पे? क्लियर? यस मैम। ओके लेट्स कम टू एग्जांपल थर्ड। ये आपसे बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं ए एंड बी, दोनों के पास प्लस क्यू और माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। कुछ डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं और इनिशियली उनके बीच फोर्स है एफ। फिर क्या करा, 25% चार्ज ए को दे, ए का बी को ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ न्यू फोर्स पुरानी फोर्स की कितने टाइम्स होगी? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, चलो फटाफट से सॉल्व करके बताओ। मैम 25% ऑफ ए बी को हुआ है, यानी मैम 1/4 ऑफ ए टू बी गया है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड। मैम सी। मैम सी ओके ऑप्शन। गुड स्नेहा, रागिनी वेरी गुड। बाकी बताओ, तुषार का भी आ गया, गुड। यस अवनीश मैम। आप बताओ। साइमा गुड। गुड सेजल, पूजा, आकृति आप बताओ बेटा क्या आ रहा है? नम्रता गुड। वेरी गुड पुष्पा, रोशन। गुड अनुष्का। आई गेस सबका आ गया, एक बार हम समझते हैं साथ में। ओके अनुष्का क्या हुआ बेटा? गलत ऑप्शन टाइप कर दिया। चलो देखो एक बार हम सब लोग समझते हैं साथ में हुआ क्या है। देखो सबसे पहले लेट्स से क्यू ए पर कितना चार्ज था? प्लस क्यू। बेटा क्यू बी पर कितना चार्ज था? माइनस क्यू। सही बात। अब यहां पे फोर्स कितना आ जाएगा? के क्यू ए क्यू बी, रुक जाओ, यहां फोर्स आएगा के क्यू स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट ओके? किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। पक्का सबको क्लियर ना? जो भी डाउट हो यही पूछ लो अभी। माइनस के किसी आए? देखो यहाँ पे क्या है, क्यू बी माइनस का है ना, बोला है ना उन्होंने माइनस का क्यू, तो प्लस माइनस का प्रोडक्ट कराएंगे माइनस आएगा। यस मैम। ठीक है, दिस इज द सिनेरियो नंबर 1 या केस नंबर 1। अब इन्होंने केस 2 में हमको बोला कि हमने क्या करा है, 25% चार्ज ऑफ द ए बॉडी ट्रांसफर टू बी, यानी कि क्यू ए से 1/4 चार्ज जो उस पर था, अब उस पर टोटल कितना था क्यू, उसका 1/4 रिमूव कर दिया, यानी कि कितना बचा इस पे? 3q/4। और कहां ट्रांसफर किया? क्यू बी पर। इसको ऐड करो, क्या आ रहा है? -3q/4। अब ये जो Yes, नए ma'am. चार्जेस आए हैं इनके लिए वो नई फोर्स निकालना चाह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे आया? मैम ये आप देखो इसको मैम ये ऐड करो, क्या आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ। नहीं मैम, क्यू 1/4। है ना, तो वही तो आया 3q/4, यही तो बोल रहे हो। केस 2 मैम समझ नहीं आया। मैम Q/4 कैसे आ गया? 4 कैसे आया नीचे? तो 25% 25%। उसने बोला ना 25% चार्ज। अब बताओ क्यू का 25% कितना हुआ? 25% ऑफ क्यू ए। मैम उसको 1/4 इनिशियल में से जो उसका पहले था उसमें से माइनस किया जो अभी चेंज हुआ ऑब्वियसली है। जब तो 25% चार्ज ऑफ ए उठाकर बी को दे दिया, तो माइनस ही तो आएगा ए पर और बी पर प्लस हो जाएगा, ठीक। मैम एक बार केस 2 समझा दो।
केस 2 में क्या है कि ए बॉडी से 1/4 चार्ज उठाकर बी बॉडी को दे दिया, तो जिधर से उन्होंने चार्ज लिया है वहां पर तो माइनस आएगा ना, और जिधर चार्ज दिया है वहां प्लस आएगा, राइट? तो जब ए बॉडी से लिया तो माइनस आया, बी बॉडी को दिया तो प्लस आया। बोलो, यस मैम। सबको क्लियर है? आया फिर मैम क्या 3q बेटा? डिवाइडेड 3q कैसे आया? 3q डिवाइडेड बाय 4। ये तो देखो सिंपल मैथ्स है, यहाँ पर इसको सॉल्व करके क्या आएगा? एलसीएम लिया है आगे मैम। बताओ। ठीक, मैम प्लीज प्रोसीड फर्दर। बेटा क्या समझाना है, एक बार मुझे बताओ तो सही कि मैम ये समझाना है। मैम 25% लिखा था ना, उसकी जगह 1/4 कैसे? तो क्या आना चाहिए आप ये बताओ मुझे। 25% ऑफ QA से आप क्या समझते हो? देखो परसेंटेज में क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज दी होती है उसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और QA का मतलब जो भी क्वांटिटी आपको दी है। तो 25 डिवाइडेड बाय 100 1/4 हो गया ना, इसलिए यहाँ पे 1/4 का फैक्टर आया। इज दैट ओके? भाई 50% का मतलब क्या होता है? हाफ, और ये 50% का भी हाफ है तो 1/4। इज दैट ओके बेटा? यस मैम। पक्का? पूछा तो किसी और ने था, किसने पूछा था? साइमा आपको क्लियर? आपने पूछा था ना बेटा? नो मैम ये मैम। नेट चार्ज निकाल रहे हैं ना कि QA पे नेट चार्ज कितना बचा अब? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। ओके, यहां से हम एफ प्राइम निकालते हैं, ठीक है। k इंटू 3q/4 माइनस 3q/4 इनकी मल्टीप्लाई होगी डिवाइडेड बाय r²। बेटा जरा सॉल्व करो, इसको क्या आएगा? माइनस 3 का 9, 9/16। इसका स्क्रीन स्टक हो रही है, देखो ये तो सही दिख रहा है इधर साइड में, मैंने भी खोला हुआ है ना। 9/16 kq²/r²। बेटा ध्यान से देखो, ये 9/16 टाइम्स ऑफ पहली वाली फोर्स के है, ठीक है। यस मैम। तो C इज योर आंसर। ठीक, क्लियर? यस मैम। चलिए बढ़िया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with a force F when kept apart at some distance. ठीक है। A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then with C and finally removed away from both. बढ़िया क्वेश्चन है, करके दिखाओ ये वाला। मैम जब ये दूसरा जो हम लोग थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर ला रहे हैं तो मैम उसमें वो अनचार्ज है, लेकिन मैम जब वो उसे बी के साथ कांटेक्ट में जा रहे हैं तो उसमें कोई फोर्स प्रोड्यूस होगा, और मैम जब हम उसे सी के पास ले जाएंगे देन फर्दर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा इस जगह पे मैं कैसे अप्रोच करूं। आपको बताओ, जब बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं तो कुछ बताया था क्या? ऐसा कोई केस डिस्कस हुआ था? मैम जब अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो चार्ज होता है, जो चार्ज बॉडी होती है उस पे का चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। एग्जैक्टली, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। वेरी गुड रागिनी, मैम ठीक है। डी। मैम गुड डी। अविनेश, ओके ठीक है। एक बार देखते हैं क्या आ रहा है। ये बहुत सही बात है, आप लोगों ने पॉइंट पकड़ा, दैट्स गुड। और एक बार ही हम लोग साथ में पढ़ते हैं हुआ क्या है। देखो एक बॉडी है बी
और एक बॉडी है सी, ठीक है। ये दोनों कोई डिस्टेंस आर दूर दूर है, इनके बीच फोर्स लग रही होगी नॉर्मल, दोनों में इक्वल चार्ज बताया था ना, हाँ इक्वल चार्जेस बताए, देखो ये रहे यहाँ पे मैं, इक्वल चार्जेस, ठीक है, इक्वल रेडिया यानी कि आइडेंटिकल है, तो यहाँ फोर्स हो जाएगा एफ के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सिंपल है। यस चलो, ठीक है। अब हुआ क्या है कि हम एक बॉडी लेकर आए, ये तो केस फर्स्ट था। केस सेकंड बोल रहा है कि ये जो बॉडी थी बी और एक बॉडी सी, वही जो आर डिस्टेंस दूर थे, और इस पे भी प्लस क्यू चार्ज था, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज था। अब हमने क्या किया, हम एक बॉडी लेकर आए यहाँ पर, लेट्स से कोई थर्ड बॉडी एक्स हैविंग द सेम डायमेंशंस लेकिन जीरो चार्ज। जब हम उसे बी के पास लाएंगे तभी क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तब आपके पास जो सिचुएशन आएगी वो आएगी कि बी बॉडी पर Q/2 चार्ज, सी बॉडी पर अभी भी Q, और ये जो एक्स बॉडी है अभी यहां से हटके कहां पहुंच गई, सी के पास। सी के पास, बट इस बारी Q/2 चार्ज लेकर गई है, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये फिर से कांटेक्ट में आएंगे मैम एक बार फिर ये से फिर से बता, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। बेटा ये बताया था चार्जिंग बाय कंडक्शन में कि जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में रखी जाती हैं तो उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होते हैं, यानी कि जो भी टोटल चार्ज होता है दोनों बॉडीज का उसको डिवाइड करते हैं 2 से ऐड करने पे, और फिर जो आंसर आता है वो दोनों बॉडीज का सेपरेटली चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि ये Q और Q/2 इनकी इनिशियल चार्जेस हैं, तो आप इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, और फिर डिवाइड कर दो 2 से, राइट, तो ये आ जाएगा 3Q/4। यानी कि अब जब यहां से ये बॉडीज अलग होंगी तो B पर कितना चार्ज है बेटा, Q/2, और C पर कितना चार्ज है, 3Q/4, और ये R डिस्टेंस अपार्ट है। अब आप यहाँ पे इस वाले केस के अकॉर्डिंग न्यू फोर्स निकालो, तो क्या आ जाएगी, K इंटू Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3KQ स्क्वायर अपॉन 8R स्क्वायर। बेटा KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर ये पुरानी वाली फोर्स है ना, यस मैम। तो ये तो 3 ये बाय हो 8 जाएगा एफ। वेरी गुड, ठीक है, विच इज Yes, योर ma'am. ऑप्शन नंबर डी, राइट, यही है ना। यस मैम। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, नो मैम। वेरी गुड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक बार मैं चैट बॉक्स और देख लूंगा किसी को डाउट हो तो। सबको क्लियर है। अवनीश आपको भी क्लियर है, आप कुछ पूछ रहे थे आई गेस, सबको क्लियर है, चलो गुड, ओके। क्या प्रियांशी बोल रही है, रिपीट। देखो हमने कल पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलता है कि अगर हम दो आइडेंटिकल बॉडीज को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तब क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है। प्रियांशी मैं बता रही हूँ, एक बार आप सुनो। जब हम चार्जेस को कांटेक्ट में लाते हैं दो बॉडीज को तो क्या करते हैं, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इफ दे आर आइडेंटिकल। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था, एक बार बात करते हैं तुषार, एक सेकंड रुको। ई नॉट यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, अब क्या बात कर रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी मैं आती हूँ, एक बार माइक ऑन करके बताना। हाँ, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि दो इक्वल बॉडीज को हम पास लाए पहले, एक मिनट ज्यादा नीचे आ गया। हाँ, तो ये जो बी बॉडी थी इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, सी बॉडी पे भी प्लस क्यू चार्ज। बी के पास हम एक बॉडी लेकर आते हैं, ठीक है, एक्स जो न्यूट्रल थी। जब ये दो बॉडीज मिलेंगी तब यहाँ पे आप चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो Q प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 Q/2, यानी कि दोनों बॉडीज पे Q/2 चार्ज आ जाएगा। अब हमने बॉडी यहां से हटा दी एक्स वाली और यहां रख दी। इस बार बेटा इस पे Q/2 का चार्ज है। अब इन दोनों में जब ये यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो Q प्लस Q/2 टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3Q/4
4, ये दोनों पे चार्ज आ गया, ठीक है। फिर हमने एक्स वाली बॉडी हटाई दी सीन से, तो पहली बॉडी पे Q/2 और दूसरी बॉडी पे 3Q/4 चार्ज था। फिर दोनों सिचुएशन में हमने क्या लगा दिया बेटा, कूलम्स लॉ। इज दैट क्लियर नाउ? हाँ या ना फटाफट, ठीक है। प्रियांशी आपको क्लियर? अगर क्लियर तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। क्लियर? ओके बेटा, तुषार अभी आएंगे एप्सिलॉन नॉट पे, तब बात करेंगे उसकी, ठीक है। अभी एप्सिलॉन नॉट की बात नहीं हो रही है, उस पे पूरा 2-3 स्लाइड, एक आध क्वेश्चन डेडिकेटेड है, करते हैं वहां पे, फटाफट चाहते हैं। अगर कोई सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो किसी एक चार्ज पे टोटल फोर्स लग रही होगी, उस फोर्स को निकालने का जो तरीका है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक बार उस चीज को समझते हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं। सपोज यहाँ पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3 एंड लेट्स से एक चार्ज है Q4, ठीक है। एक से ज्यादा चार्ज यानी कि सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गए, ठीक है बेटा। अब लेट्स से मैं Q2 पे इस पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उसको मैं स्टडी कर रही हूँ, यानी कि मेरा टारगेट है फोर्स ऑन चार्ज 2, इसको पढ़ना। अब देखो इस पे Q1 भी फोर्स लगा रहा होगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस पे 3 भी फोर्स लगा रहा होगा, चार्ज 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, इस पे चार्ज 4 भी फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, राइट। अगर कोई फिफ्थ चार्ज होगा तो मैम वो भी आपका लगा रहा लिखा होगा। हुआ दिख नहीं रहा। मैम ओके स्टक हो रहा है मुझको। ओके ओके, आई गेस अब आ गया होगा, यस मैम। ठीक है। थोड़ा सा वेट किया करो, थोड़ा सा आ जाएगा वो, है ना, ठीक है। तो चार्ज Q2 पर Q1, Q3, Q4 तीनों चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। कोई और पांचवा छठा चार्ज होता तो वो भी फोर्स लगा रहा होता। तो Q2 पर टोटल फोर्स इस तरह से निकाली जा सकती है। इज दैट ओके? यस मैम। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि Q2 पर Q1 जो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास Q4, Q3, Q5 ये चार्जेस हैं कि नहीं। इन चार्जेस के होने ना होने से Q1 और Q2 के बीच जो इंटरेक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली Q2 और Q4 के बीच जो इंटरेक्शन है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आसपास 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, 1000 चार्ज है। तो हर ओके मैम। फोर्स अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखती है, ठीक है। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस का फर्क पड़ता है एक चार्ज पे टोटल फोर्स कितनी है उस बात पर। भाई Q2 पे पहले अगर Q1, Q4 ये खाली, तो सिर्फ इन दो चार्जेस की वजह से फोर्स लग रही है। अब Q3 और आ गया तो एक फोर्स और बढ़ गई, Q5 और आ जाए तो और फोर्स बढ़ जाएगी। तो Q2 पे टोटल फोर्स बढ़ती है, बट इंडिविजुअल इंटरेक्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट ओके? ओके मैम। मैम ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ना? एग्जैक्टली, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे। हर जगह ये सेम बात कहता है, बट डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाते हैं। वेव्स में पढ़ा होगा आपने, राइट? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है इफ अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस the total electric force on any one charge is the vector sum of forces due to all remaining charges on this charge. Is that okay? अब स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा आई होप। यस मैम। ठीक है, एक चीज मैं और लिख देती हूँ यहीं पर, कि फोर्स in between two charges won't affect by the presence of चार्जेस other अराउंड इट। charge. हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। किसी को मैम principle of- लिखने देना। हाँ हाँ बेटा, एक सेकेंड।
मैं अब कर सकती हूँ। ओके, ओके, तो तुषार ज्वाइन कर लिया क्या? तुषार ने, है क्या तुषार? यस मैम, कर लिया ज्वाइन। ओके, तो देखो आप एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे थे ना, अब यहां से एप्सिलॉन नॉट की बात होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, सुनेंगे ध्यान से। मैं जब पूछूं कि कोई डाउट है तभी बताना, बीच में नहीं टोकना, बढ़िया फ्लो जाएगा और चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ओके मैम। हमने अभी पढ़ा था फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, राइट? इसमें जो ये K था, ये मैंने आपको बताया कि इट्स अ कांस्टेंट विच इज मीडियम डिपेंडेंट, राइट? ये हमने पढ़ा था। अभी जो मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है बेटा, इसका वैल्यू इस तरह से आता है, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है, दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी, right? Now the question is, what is this permittivity? परमिटिविटी क्या है? और आप ये बात समझो कि ये जो K है, देखो 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, यानी कि K जो मीडियम डिपेंडेंट है वो एप्सिलॉन की वजह से है, परमिटिविटी की वजह से है। तो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी दैट परमिटिविटी इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है बाय विच अ मीडियम permits its own field to decrease the interaction between two charges। यानी कि किसी मीडियम की प्रॉपर्टी कि वो अपने मीडियम को अलाउ करे कि तुम दो चार्ज के बीच के इंटरेक्शन को डिक्रीज करो। जितना ज्यादा डिक्रीज करने की एबिलिटी है, जितना ज्यादा इंटरेक्शन को डिक्रीज करने की स्ट्रेंथ है, उतनी ज्यादा उस मीडियम की परमिटिविटी है। ठीक है? सबसे कम परमिटिविटी होती है बेटा, सबसे कम परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस या वैक्यूम की। ठीक है? मिनिमम परमिटिविटी किसकी है? फ्री स्पेस या वैक्यूम की। मतलब मैम इसमें इंटरेक्शन नहीं होता है? मिनिमम होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, राइट? यूनिट्स। मैम लेकिन अगर इतना कम इंटरेक्शन होता है तो मैम जो स्पेस में जो मटेरियल्स होते हैं मैम वो ब्लैक होल में कैसे एंटर कर जाते हैं? बेटा ब्लैक होल इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट? इट इज containing a lot of phenomena and that too very advanced one। और हम ब्लैक होल की डिस्कशन करेंगे जब हम मॉडर्न फिजिक्स में एंटर करेंगे। ठीक है? ओके मैम। और खूब अच्छे से सन को भी डिफाइन करेंगे कि सन की डेथ होगी 5 मिलियन ईयर्स बाद, कैसे पता चला, क्यों पता चला, और जब डेथ होगी तो किस स्टेट में होगा। कोई स्टार की डेथ होती है तो मतलब स्टार लाइक स्टार्स टू स्काई में वाकई स्टार्स हैं, तब क्या होता है? तो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट थिंग। ओके मैम। ठीक है? एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम would be greater than epsilon of free space। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एप्सिलॉन के। इसका मतलब किसी भी मीडियम में दो चार्जेस के बीच जो इंटरेक्शन है वो कम होगी किसके कंपैरिजन में? वैक्यूम के कंपैरिजन में। वैक्यूम का एप्सिलॉन नॉट सबसे कम है, मतलब सबसे ज्यादा इंटरेक्शन यही होगा, राइट?
अब क्या होता है कि बहुत सारी मीडियम्स को ना हम इन्होंने क्या करा, एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करा, एक और फैक्टर समझाने की कोशिश करी, विच इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है कि कोई मीडियम है, उसकी जो परमिटिविटी है वो कितने ज्यादा टाइम्स है वैक्यूम वाली चीज के। ये वाला चीज आप याद रखोगे। This मैम ये is- बस एक जनरल सा रेशियो जो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी होती है टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एग्जैक्टली, डेफिनेशन भी वही चीज है ना, रिलेट, बिल्कुल वही वर्ड है। ये मैंने आपको एक डेटा प्रोवाइड कराया है वैक्यूम, वाटर और ग्लास का, ठीक है। और भी हो सकता है, बस एक आपको चीज बताने के लिए कि एप्सिलॉन नॉट ही सबसे कम होगा, ठीक। अब बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछो। एनीवन? मैम आपका प्लेनेट की डेथ से मतलब उसका डिस्ट्रॉय होना होता है? हाँ, डिस्ट्रॉय होना या फिर क्या फर्क पड़ता है, क्या टेम्परेचर बहुत हाइक करता है, वो सब चीजें होंगी, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बाय द वे। हम मतलब धीरे धीरे ना फिजिक्स इतनी बढ़िया होती चली जाएगी, मतलब अभी शायद आपको बोरिंग लग रहा हो, मजा नहीं आ रहा हो, बट जैसे जैसे ये वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट खत्म होगा ना और रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होगी, भाई साहब सबसे मुझे मस्त लगता है वाला पार्ट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, यहाँ हम न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, फिशन फ्यूजन सबकी बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। हाँ, कोई मैम और डाउट हमें है? न्यूक्लियर बम बनाना सिखाएंगे? अरे पागल हो गया ऐसा थोड़ी, यहाँ पे तुम्हें मैं ऐसे ट्रेनिंग दूंगी, उठा के फेंक देंगे मेरे को। स्लाइड लगा दीजिए एक बार। हाँ, लाइक आई कैन टेल यू कि न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता होगा, मतलब क्या होता है वो मैं बता सकती हूँ, ये थोड़े मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे ट्रेनिंग दूंगी। यस मैम, आप बस हमें एक जनरली उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि मैम Exactly. उसके बारे में काफी मिथ होते हैं। और मैम जो हमें भी पता है, लाइक मैम बस हमें इतना पता होता है कि उसमें बस यूरेनियम का यूज किया जाता है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, उसके अलावा कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। हाँ, तो उसके बारे में मैं भी थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट वो एक काफी लाइक एक पूरा उस पे सब्जेक्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स, पूरे लोग उस पे थीसिस लिख रहे हैं, पीएचडी हो रही है, तो हम ऑब्वियसली स्किमिंग करने वाले हैं, ठीक है, सरफेस सरफेस पे बात करेंगे, मजा आएगा। ओके मैम आप जो डे 1 का रिवीजन करवाने वाले थे। बस अभी थोड़ा सा और दो क्वेश्चन है, फटाफट से वो कर लो, ठीक है ना, थोड़ा सा रुक जाना। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। दो चार्जेस हैं, डी डिस्टेंस अपार्ट है, वैक्यूम में रखा तो F फोर्स है उनके बीच में, किसी लिक्विड में डिप कर दिया तो फोर्स F/4 हो गई। व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट लिक्विड? क्वेश्चन क्लियर? F upon F4। मैम इसमें मैम लिक्विड का परमिटिविटी अपॉन में वैक्यूम की परमिटिविटी निकालेंगे। वैसे निकालो, बड़ा मतलब जल्दी भी हो जाएगा, कोशिश करो हो। मैम 1/4। क्या बेटा? 1/4। नो, मैम 4 है। 4 आएगी। देखो फर्स्ट केस में फोर्स क्या हो जाएगी, Q² सॉरी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर। यस मैं इन्वर्स करना भूल गई। अभी जो K है दिस इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप F प्राइम यानी कि F/4 निकालोगे तब आएगा Q1 Q2 बाई D स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब आप ध्यान से देखो तो दोनों ही एक्सप्रेशन में बेटा इतना पोर्शन कॉमन है। यस मैम। तो जब ये कॉमन है तो इसको क्यों कैरी करना, हम इसका यूज ही नहीं करेंगे। हम F और F प्राइम को सॉल्व करेंगे, अपॉन में रखेंगे तो डायरेक्ट देखेंगे कि F और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है। इधर आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, F प्राइम और एप्सिलॉन में क्या अपोजिट आ रहा है, तो F प्राइम नीचे तो एप्सिलॉन ऊपर पहुंच जाएगा।
देख लो, सिंपली सॉल्व करना सीखो। वो हमें एक्स्ट्रा दो तीन चार लाइन नहीं लिखनी, क्योंकि एमसीक्यू है, टाइम सेव करना है अपने को। तो अभी बताओ, मैंने आपको यही तो बताया था, किसी मीडियम में अपॉन वैक्यूम, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, राइट? मैम ये 4 आ जाएगा। यस मैम। है ना? अब आप देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एफ और इसका एफ बाय 4, ये 4 ऊपर आ जाएगा। यस मैम। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपको यहाँ से ई आर का वैल्यू 4 मिल गया, एप्सिलॉन आर का। अच्छा, एक चीज और, इस फॉर्मूले से एक चीज और हमें समझ में आई कि रिलेटिव परमिटिविटी जहां एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस के बराबर है, वही रिलेटिव परमिटिविटी किस और चीज के बराबर है? रेशियो ऑफ शेयर एफ नॉट फोर्सेस। अपॉन एफ मीडियम। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। मैम एक बार क्वेश्चन दिखाओगे? और ध्यान रखना, ये तब होगा when we are not changing the dynamics of system। मतलब कि अगर उनके बीच डी डिस्टेंस था तो वही डी डिस्टेंस हमने मेंटेन किया, राइट? डी डिस्टेंस पे थे तो वैक्यूम में भी डी डिस्टेंस पर थे और लिक्विड में भी डी डिस्टेंस पर थे, वो चीज हमने चेंज नहीं करी है, चार्जेस चेंज नहीं करे हैं, Q1 था Q2 ही था। समझ रहे हो? तभी वाली चीज आएगी। लो फटाफट से लिखो। इसके बाद एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और जल्दी से उसे कंप्लीट करो, तभी तो हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस लेक्चर का। लिख लिया फटाफट से? चलो यस मैम। ठीक है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, काफी बड़ा सा दिख रहा होगा बट प्यारा है। यहां बोला जा रहा है, टू आइडेंटिकल स्फेरिकली चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर्स आर हंग बाय स्ट्रिंग्स एंड द स्ट्रिंग्स मेक 60 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है? when the whole arrangement is kept in a liquid of density 0.5 ग्राम पर सीसी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें डेंसिटी किसकी दी है? लिक्विड की। ठीक है? the angle remains same। देख रहे हो यहाँ पे डायनेमिक्स चेंज नहीं हुआ है। कैलकुलेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि बेटा रिलेटिव परमिटिविटी वो आपसे पूछ रहा है। ई आर निकालना है लिक्विड का, और आपको स्फीयर की भी डेंसिटी दी है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फटाफट से मुझे बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से होगा। क्वेश्चन क्लियर? यस मैम। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करो, प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसके बाद हम फटाफट से डिस्कशन करेंगे अपनी चीजों का जो आपको पूछनी है। मैम जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है? नहीं, यहाँ पे इसका मतलब वो है, डायरेक्टिव कांस्टेंट इज अ डिफरेंट थिंग, अभी कैपेसिटर में पढ़ेंगे हम। ठीक है? यहाँ मतलब उसका रिलेटिव परमिटिविटी से है। मैम डी। इसका जो भी आंसर आ रहा है फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है?
चलो एक बारी हम सॉल्व करते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो सबसे पहले बोला गया कि एक सिस्टम है, इस तरह से कोई फिक्स्ड सा सपोर्ट सा है जिससे दो स्ट्रिंग्स जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं वो हैंग हो रही है, ठीक है। उनसे दो मेटालिक स्फीयर्स इस तरह से हैंग्ड है। ये वैक्यूम की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, यहाँ पे एक तो mg एक्ट कर रहा होगा, राइट? यस मैम। एक ही दोनों सेम चार्जेस हैं तो ये रिपेल कर रहा होगा, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे जो लग रही होगी, बोलो ये वाली चीज समझ में आ गई ना, F0 वाली? यस मैम। मैम वो स्ट्रिंग से टेंशन लगेगा। टेंशन लगी होगी। हाँ, तो यहाँ पे लग रहा होगा टेंशन, जिसके Yes, कंपोनेंट्स ma'am. ब्रेक होंगे। इधर आएगा थीटा, तो इट वुड बिकम टी कॉस थीटा, एंड इधर जाएगा टी साइन थीटा। यस मैम। अब जब मैं इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करूंगी तो इट वुड बिकम एफ, एक मिनट, इट वुड बिकम टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ नॉट एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। जब भी आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट tan theta is equals to f naught divided by mg. This is expression, no, this is not expression 1. हमें densities भी दी हुई है ना, तो हमें इन्हें densities में convert करना पड़ेगा। आप यहाँ लिख सकते हो tan theta is equals to f naught। एक बात बताओ, मैं मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में तो लिख सकती हूँ? यस मैम। सो दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर 1। ध्यान रहे ये जो डेंसिटी है ये किसकी है? स्फीयर्स की, राइट? दिस इज डेंसिटी ऑफ स्फीयर। चलो इक्वेशन 1। अब बात करते हैं हम केस सेकंड की, जब इस पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में डिप कर दिया गया, ठीक है। एक लिक्विड बना देते हैं, कोई सा भी लिक्विड है ये, ठीक है। इसके अंदर ही पूरा सिस्टम है। ये देखो यही वाला पूरा सिस्टम, अगेन यहां से दो स्ट्रिंग्स मेकिंग दिस, ठीक है, 60 डिग्री एंगल, वही वाली चीज। अब यहां पे आप डिवाइड करो फोर्सेस को, देखो mg एक्ट कर रहा होगा अभी भी डाउनवर्ड, अभी भी एक रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, लेकिन इस बार F, क्योंकि मीडियम में आ गया, राइट। फिर से यहाँ टेंशन लग रहा होगा लेकिन डिफरेंट इंटरेक्शन रहा होगा। इधर फिर से कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे, टी प्राइम कॉस थीटा, टी प्राइम साइन थीटा। अब क्योंकि ये लिक्विड में सबमर्ज्ड है, इसीलिए हमारे पास एक फोर्स आई होगी अपथ्रस्ट। यस मैम, बायंसी। बिल्कुल, यहाँ लिख लेते हैं अंदर। अब इन सारी फोर्सेस को बैलेंस करके एक इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो पहली इक्वेशन आएगी टी प्राइम साइन थीटा इज इक्वल्स टू सम फोर्स एफ, ठीक है। आपको पता है ये मीडियम वाली फोर्स है, एफ एम लिख देते हैं। देन वी विल हैव टी प्राइम कॉस थीटा प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू एम जी। यहां से आप टी प्राइम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, इट वुड बिकम एम जी माइनस यू, ठीक बेटा? यस मैम। अब आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल्स टू फोर्स इन मीडियम अपॉन एम जी माइनस यू। अब ये जो हमारे पास आया है ना tan थीटा, आपको पता है m क्या है अभी भी स्फीयर का, तो आप इसको फिर से ये लिख सकते हो रो वीजी सिग्मा वीजी। अब अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस्ड, राइट? यही होता है। कोई बॉडी जब इमर्स होती है किसी लिक्विड में, जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करती है, उस वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट, उसका फोर्स ही ब्यूएंसी फोर्स होता है, वही अपथ्रस्ट होता है। तो इस बार मुझे लिक्विड की डेंसिटी और कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, जो बॉडी का वॉल्यूम है, इनटू जी, यानी कि अपथ्रस्ट इज रो वी जी। ये आप ध्यान रखोगे। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, तो यहां से वी विल गेट tan थीटा एज एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा वी माइनस, सॉरी, सिग्मा माइनस रो।
एक मिनट, सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय वी जी, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, राइट? इज दैट ओके? यस मैम। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, बेटा दोनों ही इक्वेशन टेन थीटा की हैं, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। हम इक्वेट कर देंगे दोनों। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है? अब आप दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करोगे तो आ जाएगा एफ नॉट अपॉन सिग्मा वीजी इज इक्वल्स टू एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस रो वी जी, ठीक है बेटा? अब वीजी से वीजी कैंसिल एंड यू विल गेट एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, यस मैम। राइट? बेटा अभी अभी मैंने आपको बताया था अगर आप डायनेमिक्स यानी कि सारा सिस्टम एग्जैक्ट रखते हो तो यही वैल्यू एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी की है, ठीक है? आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई हैं, सिग्मा का वैल्यू आपको कितना दिया है 1.5 और रो का वैल्यू आपको दिया है 0.5, आई गेस ग्राम पर सीसी दिया है, राइट? यस मैम। चलो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो फिर से, और क्या ही बचा। एक सेकेंड रुकना। मैम 1.5 आएगा। हाँ 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 0.5, राइट? इट वुड टर्न टू बी 1.5, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। बताओ क्वेश्चन अच्छा था ना? यस मैम बहुत। मैम एक बार शॉर्ट में रिपीट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, ठीक है फटाफट से रिपीट करते हैं। देखो अब रिपीट करते हैं। देखो हमें बोला है कि दो आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर्स हैं जो किसी स्ट्रिंग से लटके हुए हैं, दो स्ट्रिंग्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है? अब लिक्विड का डेंसिटी हमको दिया है कितना 0.5, स्फीयर की डेंसिटी दी है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने पूरा सिस्टम एक बार तो वैक्यूम में रखा, एक बार उठा के लिक्विड में रख दिया, अब आपको रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए लिक्विड की। क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले ये बताओ। यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है? और हाँ यस मैम। ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने सिंपली चीजों को सॉल्व करा, हमने पहले ना इन पे सारी फोर्सेस बना दी। देखो मैं आपको क्वेश्चन में दिखाती हूं, यहाँ ये जो चार्ज स्फीयर था इस पे एक mg एक्ट कर रहा होगा, एक रिपल्सिव फोर्स होगी, इस टेंशन की वजह से उसके कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे। कुल मिला के वैक्यूम वाले केस में सिर्फ ये चार फोर्सेस होंगी, चारों फोर्सेस में x कंपोनेंट्स एक जगह, y कंपोनेंट्स एक जगह इक्विलिब्रियम में रख दिए, ठीक है? हमारे को ये इक्वेशन मिल गई। अब हमें यहाँ पे डेंसिटी दी हुई, देखो क्वेश्चन ना हमें हमेशा रास्ता बताता है कि किस वे में आपको आंसर लेके जाना है। उसने डेंसिटी मेंशन करी, यानी कि हमें डेंसिटी की टर्म में लाना चाहिए, ठीक है? अब वरना आप एफ नॉट बाय एमजी भी रख के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन ने हमें कुछ दिया तो हमें इसको समझना चाहिए कि वी गोना यूज दैट, राइट? बहुत कम होता है वो जब हमें भटकाने के लिए एक्स्ट्रा वैल्यू देता है। अब उसके बाद हमने यही काम क्या करा, जब हमने इस पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में डिप कर दिया, वही सारी फोर्सेस निकाली, एक फोर्स एक्स्ट्रा आ गई, दैट इज अपथ्रस्ट, ठीक है? उन सब चीजों को हमने फिर से इक्वेशन बनाई, फिर से tan थीटा का वैल्यू निकाला। कॉन्सेप्ट ये था कि दोनों इक्वेशन में tan थीटा इसलिए निकालेंगे क्योंकि थीटा ही दोनों में कांस्टेंट है ना? तो tan थीटा हमने दोनों इक्वेशन से निकाला, दोनों को कंपेयर किया, और अगर किसी को अपथ्रस्ट में इश्यू है तो बेटा अपथ्रस्ट इज दैट फोर्स विच इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ दैट फ्लूइड विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जो बॉडी आपने इमर्ज करी उसने जितना वेट डिस्प्लेस किया, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया, उस वॉल्यूम का वेट ही अपथ्रस्ट होता है, ठीक है? यहाँ पे एंटायरली डिप्ड थी तो यानी कि एंटायर वॉल्यूम ही डिस्प्लेस हुआ होगा, तो इसलिए हमने वॉल्यूम यूज किया बॉडी का, डेंसिटी यूज की लिक्विड की। इज दैट ओके? यस मैम। हमने बस ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्रेस करी, रखी, और हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। मैम आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है और आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। हाँ तो
पता नहीं नेट इशू हो रहा है ऐप पे, तो उससे तो हो ही नहीं पा रही। मैंने वाइस मोड के पर्सनल नेटवर्क ऑन किया तब हो रहा है। ठीक है, कोई को मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ओके, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा काम करो, आप लोग लीव कर दो। ठीक है, हम लोग कुछ डाउट होगा आपको नेक्स्ट बात कर लेंगे। ओके ओके मैम, बाय मैम। ओके, बाय 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 मैम।